रोमन, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, शाक संवत, पंचांग, अलौकिक वैदिक गणनाएं, ग्रह नक्षत्र आदि। दोस्तों, आपने कालचक्र अथवा समय चक्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहते हैं समय होत बलवान, समय ही सब कुछ है और समय या वक्त के साथ समय को भी गणना के क्रम में सजाकर उसे पंचांग या कैलेंडर का रूप दिया गया। भारतीय सनातन संस्कृति, जो कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, उसमें निश्चय ही काल गणना का विशेष महत्व है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में भारत के विश्व गुरु की छवि को आपके सामने रखा है, आज एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान व गणना के जन्मदाता भारत के इस क्षेत्र में महान उपलब्धियों का वर्णन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Now I am become death, the destroyer of worlds. दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं भारत के स्वर्णिम अतीत की गौरव गाथा का वर्णन प्रस्तुत करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी 2023 ईस्वी चल रही है, यानी कि जब से वर्षों की गणना प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक इतने वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन वर्षों के इन गणनाओं का आधार क्या है? क्या 2023 वर्ष पहले दुनिया मौजूद नहीं थी या फिर उससे पहले समय चक्र का कोई प्रभाव नहीं था? जी नहीं, 2023 वर्ष पूर्व भी लोग, परिवार, समाज व राज्य थे। समय का चक्र भी ऐसे ही चल रहा था। हाँ, बस अंतर यह है कि 2023 वर्ष पहले के समय की गणना के बारे में हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं या फिर हम अपनी परंपरागत पद्धति भुला चुके हैं। जिस आधार पर समय की ये गणना चल रही है, दरअसल ये हमारी अपनी नहीं बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि पंचांग पर आधारित है। यह कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के 45 ईसा पूर्व में रोम के सम्राट जूलियस सीजर द्वारा शुरू किया गया कैलेंडर पर आधारित है, जिसमें समय की गणना सूर्य के गति पर आधारित था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कैलेंडर के अनुसार 365.25 दिनों का एक वर्ष होता है, जिसमें 12 महीने होते हैं और एक महीना 28, 29, 30 या 31 दिनों का होता है। महीनों का नाम जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन बढ़कर वर्ष 366 दिनों का हो जाता है, जो लीप ईयर कहलाता है। इसलिए फरवरी 28 दिनों का ना होकर 29 दिनों का होता है। लेकिन रोमन पोप ग्रेगरी 13 के अनुसार इस जूलियन कैलेंडर में मामूली खामी थी, जिसे दूर कर दिया गया और 1582 ईस्वी में यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष की अवधि को मामूली रूप से घटाकर 365.24219 दिनों का कर दिया गया। जूलियन कैलेंडर में प्रत्येक 128 वर्ष बाद एक दिन की वृद्धि हो जाती थी। दोस्तों, ईसाई मतानुसार ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर सन 4 ईस्वी को हुआ था। उस समय जूलियन कैलेंडर की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया। लेकिन तब से लेकर अब तक की गणना के अनुसार जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिनों का अंतर आ चुका है। दोस्तों, इसीलिए पूर्वी यूरोपियन कैथोलिक क्रिश्चियन जूलियन कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाते हैं। इसीलिए इस वर्ष भी रूस में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया गया, जबकि पश्चिमी देशों के प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाते हैं। आज यही कैलेंडर भारत समेत विश्व के अधिकांश भाग का मुख्य कैलेंडर बन चुका है। इसलिए तो 1 जनवरी को नववर्ष के पहले दिन के रूप में हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि खुशियां जिस भी रास्ते आए अच्छी बात है। दोस्तों, लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को हमारे प्रधानमंत्री ने देश के समुचित विकास के लिए 5 प्रण बताए थे। उसमें से एक प्रण था गुलामी की छोटी से छोटी निशानी को समाप्त करना। दोस्तों, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर भी तो गुलामी का प्रतीक चिन्ह ही है। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्ष के शासनकाल में धीरे धीरे हमारी उन्नत भारतीय संस्कृति और परंपरा को मिटाकर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति हम पर थोप दिया। ये पश्चिमी देश वाले हमारी ही उन्नत सांस्कृतिक विरासत का नकल कर खुद को महान कहने लगे और हमारी पहचान पूरी तरह मिटा देने की कोशिश की गई।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा सनातनी कैलेंडर, जिसे हम पंचांग कहते हैं, इन पश्चिमी पंचांगों से बहुत प्राचीन और आज भी तर्कसंगत है। लेकिन हमारे अंदर हमारी संस्कृति के प्रति इतनी हीन भावना भर दी गई कि हम आज भी अंग्रेजी नववर्ष फक्र से मनाते हैं और भारतीय नववर्ष के प्रति उदासीन रहते हैं, या फिर शायद उसके बारे में जानती भी नहीं हैं। दोस्तों, हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। भारतीय पंचांग, जिसे हम विक्रम संवत और शक संवत के नाम से जानते हैं, दरअसल इसमें चंद्र और सूर्य दोनों के गति का समावेश है। हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारी यह विरासत आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से इतना तर्कसंगत है कि अमावस्या के दिन को ही सूर्य ग्रहण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को ही होता है। दोस्तों, पश्चिमी कैलेंडर में ऐसी कोई निश्चित तारीख या डेट नहीं है जिस दिन निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सके। जरा सोचिए, कितने महान थे हमारे पूर्वज, जिनकी खगोलीय ज्ञान हजारों वर्ष पहले भी आज के वैज्ञानिकों से कहीं ज़्यादा उन्नत थी। कहते हैं कि जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर द्वारा 45 BC में शुरू किया गया था, जिसमें जनवरी को पहला महीना और दिसंबर को अंतिम महीना बनाया गया। लेकिन विक्रम संवत 58 BC में और शाक संवत 78 AD में शुरू किया गया था। विक्रम संवत महान सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया, जबकि शाक संवत राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया। दोनों में ही चैत्र मास यानी कि मार्च को वर्ष का प्रथम महीना बताया गया है, जबकि फाल्गुन यानी कि फरवरी को वर्ष का अंतिम महीना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम संवत से पहले काल की गणना नहीं होती थी। भारत के वेदों, पुराणों एवं शतपथ ब्राह्मण समेत प्राचीन ग्रंथों में अंतरिक्ष या खगोलीय घटनाओं का सटीक वर्णन किया गया है। हजारों ईसा पूर्व पहले ऋषि व्यास द्वारा रचित महाभारत में भीष्म पितामह के वानों की मृत्युशैया पर लेटे हुए मृत्यु पाने के लिए मकर संक्रांति का इंतजार करना, क्योंकि उसके बाद सूर्य की दिशा उत्तरायण हो जाता है, इस बात का सजीव प्रमाण है कि उस समय भी ये भारतीय पंचांग मौजूद थे। इसके अलावा हम उससे भी हजारों वर्ष पूर्व की बात करें तो वाल्मीकि ने अपने रामायण में साफ साफ श्री राम के जन्म के समय की नक्षत्र और ग्रह दशा का सचित्र उल्लेख किया, जो आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित हो चुकी है। दोस्तों, आज भी हम रामचरितमानस में वर्णित हनुमान चालीसा गाते हैं तो उसमें एक दोहा है, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे में भानु सूर्य को कहा गया है। दोस्तों, इसमें धरती और सूर्य के बीच की दूरी की बात कही गई है, जिसके बारे में जानकर आज के वैज्ञानिक अपने आप को महान कहते हैं। आज के वैज्ञानिक धरती और सूर्य के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी का अनुमान लगाते हैं, जबकि रामायण के इस दोहे में युग सहस्त्र की बात की गई है, जबकि करीब 12,000 वर्ष एक युग होता है, अर्थात सहस्त्र युग यानी कि 12,000 गुने 1,000 और एक योजन जो कि 8 मील के बराबर होता है और 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अतः योजन को सहस्त्र युग से गुना करने पर दूरी का माप होता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि सूर्य और धरती के बीच की प्रामाणिक दूरी है। दोस्तों, इसके अलावा वेदों में ऐसी सैकड़ों गणनाओं का वर्णन है जो आज वैज्ञानिक के लिए भी पहेली बनी हुई है। इतने उन्नत वैज्ञानिक सभ्यता और संस्कृति का धनी भारत को भला आज के पश्चिमी देश क्या सिखाएंगे। बस ज़रूरत है तो अपनी खोई हुई संस्कृति को पहचानने की और उस पर विश्वास कर भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की। जय हो हमारी सनातन संस्कृति की, जय हो हमारे ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों की, जय हो हमारी महान और गौरवशाली अतीत की, और जय हो इस पवित्र और देवतुल्य भारत भूमि की, जहां जन्म लेने वाले हम भारतीयों ने विश्व को सदा से ही सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, अर्थनीति, तकनीक, शांति एवं सौहार्द एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपहार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। बस ज़रूरत है तो अपने आप को पहचान कर गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने की। भारत में शाक संवत को औपचारिक रूप से सरकारी दस्तावेजों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है, जबकि विक्रम संवत का पंचांग आज भी अधिकांश भारतीयों के जीवन शैली का आधार है। शाक संवत पंचांग के अनुसार 1945 शक संवत
और विक्रम संवत के अनुसार 2080 विक्रम संवत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि पड़िवा को शुरू होने वाला है, जिसे भारत में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जूलियन हो या ग्रेगोरियन कैलेंडर, यह सूर्य के गति पर आधारित है, जबकि भारतीय पंचांग विक्रम संवत में सूर्य और चंद्र दोनों के गति का समावेश है। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में भारतीय पंचांग का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत करेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।